ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। इतवार 16 मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका के यमन में हौसी बागियों के ठिकानों पर फजाई हमले, 15 अफराद हलाक। Social media accounts writing, I have ordered the United States military to launch decisive and powerful action against the Houthi terrorists in Yemen. जनूबी अमेरिका में तूफान के नतीजे में कम अज कम 34 अफराद हलाक। Everything around it here is really bad. The trailer park up the street had fatalities. So, I mean, we don't have nothing compared to anything like that. I still have a home. They don't. गजा जंग बंदी मुआहदे की तोसी पर ताहाल इत्तफाक ना हो सका। अमेरिका का हमास पर नाकाबिले अमल मुतालबात का इल्जाम। Accepted this plan, but so far Hamas has rejected it. Hamas had also put forward positions for a permanent ceasefire that are totally unacceptable. इंडिया में ISI के लिए जासूसी के इल्जाम में असला फैक्ट्री का मुलाजिम गिरफ्तार। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसमें हजरतपुर एग्जैक्टली जगह पर नाम हजरतपुर है, जिला फिरोजाबाद। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक ISI हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था। पिशावर धमाके में काल आदम लश्कर इस्लाम के बानी मुफ्ती मुनीर शाकिर हलाक। पुलिस का कहना है दौलत इस्लामिया की तरफ से उन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही थीं। पेशावर में थाना उरमड़ की हुदूद में धमाके में जख्मी होने वाले मुफ्ती मुनीर शाकिर दम तोड़ गए हैं। मिलिए एक पाकिस्तानी हीरो से जिसने अपनी जान खतरे में डालकर जर्मन शहरियों को बचाया। Unglaublich, was er geleistet hat, mit welchem Mut durch seinen Einsatz wahrscheinlich mehr Menschenleben gerettet. SUVs दुनिया के बढ़ते दर्जा हरारत के खदशात के बावजूद इस बड़ी और वजनी गाड़ी की मांग में इजाफा क्यों हो रहा है? Almost every second or third car is an SUV. 27 की बजाय 10 रुपए फी यूनिट में खरीदारी। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी क्या है और ये सार्फिन को कैसे मुतासिर करेगी? अगर आप सोलर पैनल्स लगवाने का सोच रहे हैं तो इन बादलों की तरह आपके लिए बुरी खबर है। वफाकी हुकूमत की पाकिस्तान में नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली के बाद हुकूमत अब नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली 27 रुपए के बजाय 10 रुपए फी यूनिट में खरीदेगी। स्लीप डिवोर्स, नींद के मसाइल के बाइस मुख्तलिफ कमरों में सोने का फैसला जो आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी बेहतर कर सकता है। Phones and listening to music, and the other partner may want to get some sleep. So there are a number of reasons why there's a sleep divorce. सुनिए यमन की मलिका सबा का वाकया जो खुद और उनकी पूरी कौम सूरज को सजदा करते थे। वो कैसे हजरत सुलेमान के हाथों ईमान लाईं। बात हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 950 साल पहले की है। यमन के जुनूब मगरबी इलाके को 1.5 सदी से यहाँ आबाद एक दौलतमंद कौम सबा की निस्बत से ये सबा का मुल्क कहा जाता था। पहले T20 मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त। छठी बॉल पे हारिस साहब अंडे पे बाहर बैठ के टा टा पा पा ये कर दूंगा वो कर दूंगा कोचे मारा लाल दुपट्टे मलमल की खोचे। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर हमेशा की तरह पहले आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आने वाले एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फजाई हमलों का आगाज कर दिया है और इसकी वजह बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर मुसल्लह गिरोह के हमले करार दी गई है। Social media accounts writing, I have ordered the United States military to launch decisive and powerful action against the Houthi terrorists in Yemen. They have waged an unrelenting campaign of piracy, violence and terrorism against American. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर जारी अपने एक पैगाम में कहा कि ईरान की माली मुआवनत से हौसी बागियों ने अमेरिकी तैयारों पर मिसाइल दागे और हमारे फौजियों और इत्तेहादियों को निशाना बनाया है। And your attacks must stop starting today.
If they don't, hell will rain down upon you like nothing you have ever seen before. हौसी बागियों के ज़ेरे इंतज़ाम वजारत सेहत का कहना है कि इन हमलों में कम अज कम 15 अफराद हलाक और 9 जख्मी हुए हैं। गजा में इसराइल और हमास की जंग के जवाब में बहराए अहमर में माल बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने वाले ग्रुप ने कहा है कि वो पूरी ताकत से अमरीकी फ़ज़ाई हमलों का जवाब देंगे। हौसी बागियों ने सनीचर की शाम सना और शुमाली सूबे सादा में सिलसिलावार धमाकों की इतला दी, जो सऊदी अरब की सरहद पर बागियों का मजबूत तरीन गढ़ है। ईरान के हिमायत याफ्ता बागी गिरोह जो इसराइल को अपना दुश्मन समझते हैं, सना और यमन के शुमाल मगरब पर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन ये मुल्क की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत नहीं है। गैर मुसद्दिका तस्वीर में सना के हवाई अड्डे के इलाके में काले धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं। एक बयान में हौसी बागियों ने यमन के दारुल हुकूमत सना के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका और बरतानिया को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। ताहम ये समझा जाता है कि बरतानिया ने सनीचर के रोज़ हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी हमलों में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इसने अमरीका को मामूल की ईंधन भरने की हिमायत फराहम की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि इन हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि जब तक हम अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते, हम ताकत का इस्तेमाल जारी रखेंगे। हौसी बागियों ने दावा किया है कि वो सिर्फ इसराइल, अमेरिका और बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। नवंबर 2023 से अब तक हौसियों ने बहराए अहमर और खलीज अदन में दर्जनों तिजारती बहरी जहाज़ों को मिसाइलों, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों की मदद से निशाना बनाया है। अमेरिका के जनूब मशरकी रियासतों में तूफान के नतीजे में कम अज कम 34 अफराद की हलाकत की इतलात मिली हैं। सबसे ज़्यादा 12 अमवात रियासत मैसूरी में हुई हैं। मैसूरी की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 25 काउंटियों से 19 बगोले टकरा चुके हैं। मैसूरी में हलाक होने वाले 12 अफराद में से एक शख्स का घर तूफान के नतीजे में मुकम्मल मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। Everything around it here is really bad. The trailer park up the street had fatalities. So, I mean, we don't have nothing compared to anything like that. I still have a home. They don't. रियासत कंसास में उस वक्त 8 अफराद हलाक हुए जब मिट्टी के तूफानों की वजह से 55 से ज़ायद गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं। बिजली की तरसील के निज़ाम पर नज़र रखने वाली वेबसाइट पावर आउटेज के मुताबिक इतवार के रोज़ तक मिशिगन, मिसौरी और इलिनॉय समेत 7 रियासतों में 2.5 लाख से ज़्यादा घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता थी, जबकि मशरकी लुइसियाना और मगरबी जॉर्जिया में मज़ीद तूफ़ानी बगोलों की एडवाइजरी जारी की गई है। नेशनल वेदर सर्विस का कहना है कि ये तूफ़ानी सैलाब जानलेवा साबित हो सकते हैं। शनिचर की रात तूफ़ान की मुतअद्दिद वार्निंग्स भी जारी की गई थी। एक फ़लस्तीनी ओहदेदार ने BBC को बताया है कि गजा जंग बंदी मुआहदे की तोसी के लिए होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा रहे हैं, जबकि अमेरिका ने हमास पर नाकाबिले अमल मुतालबात का इल्ज़ाम लगाया है। 1 मार्च को अमन मुआहदे के पहले मरहले के इख्तिताम के बाद से मुज़ाकरातकार किसी मुआहदे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि जंग बंदी मुआहदे के पहले मरहले की अप्रैल के वस्त तक तोसी कर दी जाए और हमास कैदियों का तबादला जारी रखें। ताहम नाम ना जाहिर करने की शर्त पर इस मामले से बाइल्म एक फ़लस्तीनी ओहदेदार का कहना था कि बिलवास्ता मुज़ाकरात के दौरान मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ की तरफ से पेश किए जाने वाले मुआहदे के अहम पहलुओं पर इसराइल और हमास के माबैन इख्तलाफ था। शनिचर के रोज़ सिक्योरिटी हुकाम और अपने मुशीरों से मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल जंग बंदी मुआहदे में तोसी के लिए हमास से बातचीत के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस ने हमास पर विटकोफ की तजवीज़ के जवाब में नाकाबिले अमल मुतालबात करने का इल्ज़ाम लगाया है। विटकोफ के दफ्तर और अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल की जानिब से जुमे के रोज़ जारी एक बयान में कहा गया था कि हमास का ख्याल है कि वक्त उसके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमास डेडलाइन से अच्छी तरह वाकिफ है और इसे जान लेना चाहिए कि अगर ये डेडलाइन गुजर जाती है तो हम इसके मुताबिक जवाब देंगे। BBC के सामने हमास का एक ऐसा बयान भी आया है जिसमें कहा गया था कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। इससे कबल नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि इसराइल को अमरीकी तजवीज़ कबूल है। Israel has accepted President Trump's envoy, Steve Witkoff's plan
to extend the temporary ceasefire by 50 days. During that time, we can discuss the conditions for a permanent ceasefire that will end the war in Gaza. Israel has accepted this plan. I accepted this plan. But so far, Hamas has rejected it. Hamas had also put forward positions for a permanent ceasefire that are totally unacceptable. इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड यानी ATS ने रविंदर कुमार नामी शख्स को पाकिस्तान के खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। BBC हिंदी के मुताबिक गिरफ्तार शख्स फेरोज आबाद में एक असला फैक्ट्री में मुलाजिम है। गिरफ्तारी के मुतल्लिक बात करते हुए ATS के एडिशनल डायरेक्टर जनरल नीला भजा चौधरी का कहना था कि रविंदर कुमार मुबैना तौर पर ISI की खातून हैंडलर नेहा के साथ राब्ते में थे, जो लोगों को हनी ट्रैप करके मालूमात हासिल करती थी। संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं और जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी खतरा रहता है, बना रहता है। तो तदनुसार हम लोगों ने इससे पूछताछ करते हुए ये ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा कई सूचनाएं समय समय पर उक्त हैंडलर को शेयर किया गया। ATS के मुताबिक रविंदर ने ISI की हैंडलर को गगनयान से मुतल्लिक खुफिया मालूमात दी हैं। ख्याल रहे गगनयान एक खलाई गाड़ी है जो अभी इंडिया में बनाई जा रही है। ताहम मुलजिम रविंदर की अहलिया आरती का कहना है कि उनके शोहर को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। पाकिस्तान के शहर पिशावर के थाना उरमुड की हदूद में एक बम धमाके के नतीजे में मजहबी शख्सियत मुफ्ती मुनीर शाकिर हलाक हो गए हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम के मुताबिक मुफ्ती मुनीर शाकिर को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था और धमाके में उनकी टांग शदीद मुतासिर हुई थी। अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक ज़्यादा खून बह जाने की वजह से अस्पताल में मुफ्ती मुनीर शाकिर की मौत वाक़ हुई है। पेशावर में थाना उरमड़ की हुदूद में धमाके में जख्मी होने वाले मुफ्ती मुनीर शाकिर दम तोड़ गए हैं। मुफ्ती मुनीर शाकिर लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तर्जुमान रीडिंग अस्पताल का कहना है कि मुफ्ती मुनीर शाकिर लेडी रीडिंग अस्पताल में दम तोड़ गए हैं। पेशावर में थाना उरमड़ की हुदूद में धमाका हुआ और धमाके में जख्मी होने वाले मुफ्ती मुनीर शाकिर अब दम तोड़ गए हैं। उरमड़ थाना के SHO नूर मोहम्मद ने ZBC को बताया कि मुफ्ती मुनीर शाकिर असर की नमाज के लिए जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए उस वक्त पहले से नस्ब शुदा धमाका खेज मवाद फट गया, जिसके सबब इब्तदाई तौर पर मुफ्ती मुनीर शाकिर समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। दूसरी जानब SSP पेशावर मसूद अहमद ने BBC के नामा निगार अजीजुल्लाह खान को बताया कि इब्तदाई तफ्तीश से ऐसा लगता है कि मुफ्ती मुनीर शाकिर पर हमला दस्ती बॉम्ब से किया गया है। उन्होंने बताया कि मुफ्ती मुनीर शाकिर की जान को खतरा था और उन्हें नाम निहाद दौलत इस्लामिया की शाख खरासान की जानिब से धमकियां दी जा रही थी। मुफ्ती मुनीर शाकिर ने चंद रोज़ पहले अपनी एक तकरीर में कहा था कि उन्हें व्हाट्सएप पर धमकियां दी जा रही हैं और इन धमकियों के स्क्रीन शॉट्स उन्होंने मुकामी थाने में शवाहिद के साथ जमा करवा दिए थे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मजहबी शख्सियात को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू है। कुछ हफ्ते कबल अकूड़ा खटक की जामिया हक्कानिया में एक बम धमाके में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया था। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला नदीम पर भी मस्जिद में हमला किया गया था जिसमें वो जख्मी हुए थे। मुफ्ती मुनीर शाकिर उस वक्त मंजर आम पर आए जब उन्होंने कालादम लश्कर इस्लाम नामी तंजीम की बुनियाद रखी थी। इसके बाद 2004 और 2005 में खैबर एजेंसी के इलाके बाड़ा में कालादम अंसारुल इस्लाम और कालादम लश्कर इस्लाम के माबैन लड़ाई शुरू हुई और मुनीर शाकिर रूपोश हो गए। इसके बाद लश्कर इस्लाम की क़यादत मंगल बाग को सौंपी गई थी। मंगल बाग की क़यादत में लश्कर इस्लाम और अंसारुल इस्लाम के दरमियान लड़ाइयाँ इसके बाद भी जारी रहीं, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया था। कुछ अरसा रूपोश रहने के बाद मुफ्ती मुनीर शाकिर ने हंगू में दरसो तदरीस का सिलसिला दोबारा शुरू किया, मगर बाद में वो पेशावर के इलाके उरमुड मुंतकिल हो गए। मुफ्ती मुनीर शाकिर सोशल मीडिया के जरिए भी काफ़ी मशहूर हुए थे। उनके टिकटॉक अकाउंट पर 93,000 फॉलोअर्स मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की मजम्मत की है और पुलिस हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फ़ौज का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन के दौरान 9 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा इबलाग आमा यानी ISPR के मुताबिक ज़िला महमद में
शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतला पर किए गए ऑपरेशन के दौरान 7 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जिला मोहम्मद में शिद्दत पसंदों के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान पाकिस्तानी फौज के 2 एहलकार भी हलाक हुए हैं। जर्मनी में हाल ही में होने वाले एक कार हमले के दौरान एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जान खतरे में डालकर हमला आवर को रोका और कई लोगों की जान बचाई। इस वाक़े में जर्मन हमला आवर पहले ही 2 लोगों को हलाक कर चुका था। शहर के मेयर ने मोहम्मद नामी टैक्सी ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और जर्मन मीडिया ने उन्हें हीरो करार दिया। सुनिए इस बारे में मोहम्मद क्या कहते हैं। एक गाड़ी थी, वो गाड़ी वाला आदमियों के ऊपर चढ़ाता जा रहा था और मैं इधर टैक्सी पे राडे प्लस में खड़ा था माननाइम में, और मैंने वो देखा कि वो आदमी बहुत ज़्यादा लोगों को इंजर्ड कर रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर चढ़ा रहा है। मैं मतलब जल्दी उसके पीछे भागा कि वो ज़्यादा लोगों को मतलब ना इंजर्ड करे, ज़्यादा लोगों के ऊपर ना चढ़ाए, लोगों की कुछ जान बच सके। मैंने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा उस टाइम, बस जल्दी उसके पीछे भागा कि वो ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम ना बने। पूरी साइड मैंने हार्न के ऊपर हाथ रखी हुआ था, शीशे मेरे नीचे थे। सब लोगों को मैंने बोला ऊंची अपनी आवाज़ गाड़ी चलाते हुए, पीछे हट जाओ। फिर आखिर गली के ऊपर मैंने उसको स्टॉप कर लिया। मेरा ज़हन में यही था कि मैं किसी तरीके से इसको रोक लूँ। मुझे ये भी नहीं पता था इसके पास कुछ पिस्तौल है, वो तो मुझे लास्ट में पता चला कि इसके पास ये चीज़ें भी हैं। जब वो अपनी गाड़ी से उतरा है तो वो सामने मेरे आया, उसको सामने मेरे खड़ा हुआ था, उसने गोली चलाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया और वो भाग गया। मैं अपनी गाड़ी में था, पुलिस आई और फिर वो 20 मिनट बाद पकड़ा गया। पाकिस्तान की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क में नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी से मुतल्लिक एक ऐसी पॉलिसी की मंजूरी दी है जिसके बाद सार्फिन से बिजली का एक यूनिट 27 रुपए की बजाय 10 रुपए में खरीदा जाएगा। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी क्या है और ये सार्फिन को कैसे मुतासिर करेगी, सुनिए तनवीर मलिक की इस रिपोर्ट में। अगर आप सोलर पैनल्स लगवाने का सोच रहे हैं तो इन बादलों की तरह आपके लिए बुरी खबर है। वफाकी हुकूमत की पाकिस्तान में नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली के बाद हुकूमत अब नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली 27 रुपए के बजाय 10 रुपए फी यूनिट में खरीदेगी। ये पॉलिसी सिर्फ नए नेट मीटरिंग सार्फिन पर लागू होगी, जबकि मौजूदा सार्फिन पर ये रिवाइज रेट लागू नहीं होंगे। ये नेट मीटरिंग होती क्या है? नेट मीटरिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर आपके घर या कारोबार में सोलर पैनल्स लगे हों तो वो सूरज से बिजली बनाते हैं। अगर आपकी सोलर पैनल से बनी बिजली आपके इस्तेमाल से ज्यादा हो तो ये इजाफी बिजली ग्रिड को चली जाती है। इसके बदले में आपको बिजली के बिल में रियायत मिलती है या हुकूमत आपसे वो बिजली खरीद लेती है। नई पॉलिसी की जरूरत क्यों पेश आई? हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद में तेजी से इजाफे के बायस बिजली के दीगर सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ रहा था। वो ऐसे कि हुकूमत को बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को फिक्स्ड कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, चाहे बिजली इस्तेमाल हो या ना हो। इस वजह से जब नेट मीटरिंग सार्फिन ग्रिड से कम बिजली लेते हैं तो ये बोझ बाकी सार्फिन पर मुंतकिल हो जाता है। हुकूमत के मुताबिक दिसंबर 2024 तक नेट मीटरिंग की वजह से बिजली के दूसरे सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा, लेकिन इस फिगर पर तनकीद भी हो रही है और साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि ये नंबर इतना ज्यादा नहीं। नई पॉलिसी का सार्फिन पर क्या असर पड़ेगा? अब नेट मीटरिंग के नए सार्फिन से हुकूमत 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी। इस रेट को फाइनल लेकिन नेपरा ही करेगी, जबकि पीक आवर्स में उन्हें 60 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदनी पड़ेगी। इससे नेट मीटरिंग की हौसला शिकनी होगी और सार्फिन के लिए सोलर पावर को ग्रिड से मुंसलिक करना कम फायदेमंद होगा। पुराने सार्फिन पर फिलहाल इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनसे बिजली 27 रुपए फी यूनिट पर ही खरीदी जाती रहेगी जब तक पावर कंपनीज के साथ होने वाले मुआहदों की मुद्दत खत्म नहीं हो जाती। सोलर सिस्टम लगवाने पर तकरीबन 10 से 15 लाख का खर्च आता है और पुरानी पॉलिसी के तहत कंज्यूमर्स को ये उम्मीद होती थी कि ये पैसे जल्द पूरे हो जाएंगे। तो अब नई पॉलिसी का इस रिटर्न पर क्या असर पड़ेगा?
اس سے امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو پے بیک پیریڈ ہے سولر صارفین کا جو پہلے 3 سے 4 سال ہوتا تھا وہ بڑھ کے 10 سے 15 سال تک چلا جائے گا. پاکستان میں نیٹ میٹرنگ کا رجحان اس وقت بڑھا جب بجلی مہنگی ہونے لگی اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ شدید ہو گیا. ماہرین کا خیال ہے کہ لوگ اس پالیسی کے بعد آف گرڈ سسٹم کی طرف منتقل ہونا شروع ہوں گے. سامعین، دنیا میں کئی بڑے ممالک میں سڑکوں پر نگاہ دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سپورٹس یوٹیلیٹی وہیکلز یعنی ایس یو ویز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ایس یو ویز کی مانگ میں اضافہ صرف دنیا کے امیر اور ترقی یافتہ ممالک کی حد تک محدود نہیں بلکہ پاکستان جیسے کمزور معیشت والے ملک میں بھی ایس یو ویز گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. شرمین سیکیورٹیز کے مطابق پاکستان میں 2024 کے مالی سال میں ایس یو وی مارکیٹ میں 2 گنا اضافہ ہوا اور یہ فی الحال 16,000 یونٹ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 2025 کے مالی سال میں اس کے 25,000 یونٹ تک پہنچنے کا تخمینہ ہے. دوسری طرف یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ہائیبریڈ ایس یو وی مارکیٹ مالی سال 2025 میں 20,000 یونٹ تک پہنچ جائے گی. باوجود اس کے کہ اقوام متحدہ سمیت دیگر ماحولیاتی ماہرین نے کرۂ ارض کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھنے، ماحولیاتی نظام میں خرابی اور بڑھتے ہوئے اخراجات زندگی کے باعث چھوٹی اور ماحول دوست گاڑیوں کی ضرورت پر زور دے رکھا ہے، تاہم ایس یو وی گاڑیوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ اس حقیقت کے برعکس دکھائی دے رہا ہے. Almost every second or third car is an SUV. They're larger and heavier than standard cars, and they emit about a quarter more carbon dioxide than a medium-sized car. It's a lot about the comfort, it's about their family, it's about feeling safer. It's also psychological, it's also aspirational. It's about wanting to be viewed a certain way on the roads. دنیا کی بڑی صنعتوں کو مارکیٹ ڈیٹا اور تجزیہ فراہم کرنے والی تنظیم گلوبل ڈیٹا کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ عالمی سطح پر 2024 میں فروخت ہونے والی گاڑیوں میں سے 54% گاڑیاں پیٹرول، ڈیزل، ہائیبریڈ اور الیکٹرک ایس یو ویز تھیں. یہ تناسب 2023 کے مقابلے میں 3% اور 2022 کے مقابلے میں 5% زیادہ ہے. یورپی غیر سرکاری تنظیم ٹرانسپورٹ اینڈ انوائرمنٹ سے وابستہ جیمز نکسن اس حوالے سے کہتے ہیں کہ 2014 سے 2024 کی دہائی کا جائزہ لیا جائے تو اس ایک دہائی میں ایس یو ویز کی فروخت ہر 5 گاڑیوں میں سے 1 سے بڑھ کر اب ہر 2 میں سے 1 تک پہنچ چکی ہے. بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA کے مطابق اس وقت سڑکوں پر چلنے والی ایس یو ویز میں سے 95% فوسل فیولز پر چلتی ہیں. حالانکہ کار مینوفیکچرنگ کمپنیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی نئی گاڑیوں میں بڑی تعداد الیکٹرک کاروں کی ہے. تمام خدشات کے باوجود ایس یو ویز کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے. یہ گاڑیاں بڑی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا اندرونی حصہ کشادہ ہوتا ہے. ان کی زمین سے اونچائی یعنی گراؤنڈ کلیئرنس زیادہ ہوتی ہے اور ڈرائیونگ پوزیشن بلند ہونے کے باعث اس سے سڑک زیادہ بہتر نظر آتی ہے. یاد رہے کہ اب دیگر ماڈلز میں کئی چھوٹی ایس یو ویز بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں. اچھی، مناسب اور بھرپور نیند آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. نیند کا معیار اور دورانیہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے. مناسب اور پرسکون نیند آپ کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے، تھکاوٹ کو کم کرتی ہے، موڈ کو بہتر بناتی ہے اور جسم کے افعال کو بھی بہتر بناتی ہے. لیکن اب نہ صرف آپ کی اپنی نیند بلکہ آپ کے ساتھی کی نیند بھی آپ پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس وجہ سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اکثر اوقات اپنے ساتھی کے خراٹے لینے اور ان کی بے آرام نیند کی وجہ سے دوسرا فرد پرسکون نیند نہیں لے پاتا. ایسی بے آرام نیند ان کے اگلے روز کے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے. معاملہ یہیں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس سب کی وجہ سے ان کی شادی شدہ زندگی بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. ساتھی کے خراٹوں کو نظر انداز کرنا بہت عام بات ہے، لیکن صحت اور تعلقات کے ماہرین کے مطابق اس سے آپ کے اپنے پارٹنر یا ساتھی کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ساتھ صحت پر بھی بڑے ہی سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں نے سلیپ ڈیورس یا نیند کے مسائل کی وجہ سے علیحدگی کا انتخاب کیا ہے. This is not where we should always be doing one or the other, and I'll kind of get into exactly what I mean as we chat about this, but sleep divorce or splendid sleep separation? That is the question. So first off,
who in the heck came up with this name? I don't know. I couldn't figure it out. And yet पूरी दुनिया को दरपेश इस मसले ने इंडिया को भी मुतासिर किया है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक इंडिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नींद के मसाइल का सामना कर रहा है। What's happening is that people, oftentimes couples will find, it could be due to a number of different reasons. It may have, younger families where they're trading off times, who's staying up to take care of the little baby, could be underlying health problems. Some people may like to stay up later and be on their phones and listen to music, and the other partner may want to get some sleep. So there are a number of reasons why there's a sleep divorce. Sleep डिवोर्स का नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये एक हकीकत इख्तियार कर चुका है। ये मसला एक कमरे में एक बिस्तर पर सोने वाले दो अफराद यानी मियाँ और बीवी या फिर साथी को मुख्तलिफ कमरों में सोने का सबब बनता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इसकी बुनियादी वजह नींद में खराटे लेना है। नींद पर तहकीक करने वाले इदारे रेसमेड की जानिब से कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 78% इंडियन शहरी नींद की बजाय अलहदगी का इंतखाब करते हैं। ये लोग रात को अपने साथी के साथ नहीं सोते हैं और दोनों मुख्तलिफ कमरों का इंतखाब करते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन यानी AASM ने 2023 में एक मुताला किया था। तहकीक में हिस्सा लेने वाले 1/3 अफराद का कहना था कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ कमरों में सोना अच्छी नींद के लिए ज़रूरी होता है। अमेरिका की माहिर नफ्सियात स्टेफनी कोलेर कहती हैं कि स्लीप डिवोर्स का मतलब नींद की वजह से होने वाली अलहदगी है। ये जोड़े सुकून से सोना चाहते हैं, इसलिए वो मुख्तलिफ तरीके से सोते हैं और मुख्तलिफ कमरों में पुरसुकून नींद लेने की कोशिश करते हैं। स्टेफनी कहती हैं कि ये रुझान गुज़िश्ता चंद बरसों में तेज़ी से बढ़ रहा है। अक्सर लोग खराटे लेते हैं क्योंकि उन्हें सेहत के मसाइल का सामना रहता है। बाज़ औक़ात लोग नींद में चलते हैं, मुसलसल सोते में बिस्तर पर ही पेशाब करते हैं, नींद में हरकत करते रहते हैं। इससे उनके साथी को तकलीफ और मसाइल का सामना पड़ता है। इंडिया के बाद बरतानिया और अमेरिका में स्लीप डिवोर्स के मामले में 50 से 50% हिस्सा है। मुख्तलिफ कमरों में सोने के बहुत से फ़वाइद हैं और माहिरीन इस बात से इत्तफाक करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा गहरी और पुरसुकून नींद लेना है। स्टीफनी कोलेर का कहना है कि एक शख्स को लंबी उम्र के लिए अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। वो बताती हैं कि अगर कोई शख्स अच्छी तरह से नहीं सोता तो इसके मुदाफ़ाती निज़ाम से लेकर अज़ा के काम करने तक सब कुछ मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा इन अफराद का सब्र ख़त्म हो जाता है और उन्हें जल्द गुस्सा आने लगता है और ऐसे ही कुछ लोग अफसुर्दा भी रहते हैं। सामीन, यमन की मलिका सबा जो खुद और उनकी पूरी कौम सूरज को सजदा करते थे, वो कैसे हज़रत सुलेमान के हाथों ईमान लाई? मलिका सबा कौन थी और उनके ईमान लाने का किस्सा कुरान के अलावा किन दीगर मजहबी किताबों में मिलता है? सुनिए वक़ार मुस्तफ़ा की तहकीक, जिसे खुदैजा आरिफ पेश कर रही हैं। बात हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 950 साल पहले की है। यमन के जुनूब मगरबी इलाके को 1.5 सदी से यहाँ आबाद एक दौलतमंद कौम सबा की निस्बत से ये सबा का मुल्क कहा जाता था। आज यमन का दारुल हुकूमत सना है, लेकिन उस वक्त मारिब को ये एजाज़ हासिल था। इस शहर की मलका सबा को एक हुदहुद के ज़रिए ख़त मौसूल हुआ और ये ख़त हज़रत सुलेमान की तरफ से था। कुरान की 27वीं सूरत अन-नमल के मुताबिक हीरे जवाहरात से बने अपने तख्त पर बैठी मलका अपने दरबारियों से पूछ रही थी कि उन्हें जो ख़त मिला है वो सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से है। इसमें लिखा है कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो और फर्मा बरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। सूरह नमल में हुदूद का बयान है कि एक औरत उन पर हुक्मरानी कर रही है, उसे हर तरह का साजो सामान मैसर है और उसका बहुत बड़ा तख्त भी है। मैंने उसको और उसकी कौम को देखा है कि वो अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हैं। जिसके बाद हज़रत सुलेमान ने मलका को ख़त भेजा और इस राब्ते के बाद मलका सबा हज़रत सुलेमान के हाथ ईमान लाई, जिसका जिक्र कुरान के अलावा दिगर मजहबी किताबों में भी मिलता है। इसी बारे में है आज का BBC रीड्स। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। कुरान के मुताबिक हज़रत सुलेमान बनी इसराइल के पैगंबर और बादशाह हज़रत दाऊद के इन दोनों हैसियतों में वारिस थे। फ़लस्तीन और शर्क़ उर्दन से लेकर शाम तक फैली अपनी सल्तनत में वो 965 क़ब्ल मसीह से लेकर 926 क़ब्ल मसीह तक हुक्मरान रहे।
इब्रानी बाइबल के मुताबिक हज़रत सुलेमान की 40 साला हुक्मरानी के दौरान इसराइली शहनशाहियत ने बेशुमार शान और दौलत हासिल की। बाइबल में हज़रत सुलेमान को इसराइल का अजीम बादशाह बताया गया है जो अपनी दानिशमंदी के लिए मशहूर थे। सूरह नमल, जिसका नाम इसमें शामिल चींटी के वाक़ये की मुनासबत से है, उसमें लिखा है कि जब वो चींटियों की वादियों में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल न डालें और उन्हें इसका एहसास भी न हो। हज़रत सुलेमान ने जब ये सुना तो उसकी बात से खुश होकर वो मुस्कुराए और बोले, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे फजल का शुक्रगुजार रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर फरमाया है, और ऐसे अच्छे काम करूं जो तुझे पसंद हो, और अपनी रहमत से तू मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर ले। कुरान के मुताबिक मलका सबा की खबर सबा के मुल्क से हज़रत सुलेमान के पास एक हुदहुद या वुड पेकर लेकर आया था। हालांकि बाइबल और यहूदी मजहबी किताबों जैसा कि तलमूद में इस परिंदे का जिक्र मौजूद नहीं। तो कुरान में सूरह नमल की आयत हैं कि सो जब वो आ गई तो पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उन्होंने कहा, गोया कि वही है। आपके ये कमालात हम इससे पहले ही जान गए थे और हमने सर अताअत में झुका दिया था। उन्हें कहा गया कि अब महल में दाखिल हो जाएं। फिर जब उन्होंने महल के फर्श को देखा तो समझी कि गहरा पानी है और अपनी पिंडलियों से पाइंचे उठा लिए। हज़रत सुलेमान ने कहा, ये तो शीशों से बना हुआ महल है। इस पर वो पुकार उठी, मेरे परवरदिगार, मैं अपनी जान पर जुल्म करती रही हूँ, सो लौटती हूँ, और सुलेमान के साथ होकर अब मैंने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर दिया है। किताब सलातीन अव्वल के मुताबिक मलका हज़रत सुलेमान से मिलने गई और उन्हें 120 किंतार सोना और मसाले का बहुत बड़ा अंबार और कीमती जवाहर दिए। हज़रत सुलेमान और सबा की मलका का यह किस्सा यहूदी रबियों की रवायत में भी कमो बेश इन्हीं तफसीलात के साथ बयान हुआ है। मलका का तख्त मंगवाने का वाक़या अलबत्ता सिर्फ कुरान में है। बाइबल सलातीन अव्वल का बयान है कि हज़रत सुलेमान ने इसके बाद मलका को माजूल नहीं किया बल्कि मुलाजिमों समेत वापस जाने की इजाज़त दे दी। अहद अतीक में कहा गया है कि मलका सबा हज़रत सुलेमान के पास आईं और उनसे मुख्तलिफ सवालात करने लगी जिनका हज़रत सुलेमान ने मुनासिब जवाब दिया। इसके अलावा खूबसूरत महल, शाहाना खुराक, शानदार दरबार और अजीम मकामात, खिदमतकारों की मुनज़्ज़म खिदमत को देखकर वो हैरान रह गई। आखिरकार मलका सबा ने हज़रत सुलेमान और उनके खुदा की हम्दो सना की और दोनों तरफ से एक दूसरे को तोहफे तहाइफ दिए गए और मलका सबा अपने मुल्क वापस लौट गई। जदीद दौर में भी मलका सबा का जिक्र इसी तौर से हुआ है। अब बात कि मलका सबा कौन थी और कहाँ से आई थी। कदीम यहूदी तारीखदान फ्लेवियस जोसेफस की तारीख में है कि वो मिस्र और हबशा की मलका थी और अहले हब्श उनको हबशी निजात समझते हैं। हबशा के लोग ये कहते हैं कि वो मलका सबा की नस्ल से हैं, मगर रिसर्चर्स जोसेफस की रिवायत को गलत कहते हैं और ये कि ये दोनों हिस्से यमन ही की हुकूमत के हिस्से थे और इंजील के बयान को ज़्यादा सही मानते हैं और इसीलिए सना से 120 किलोमीटर के फासले पर मलका के महल के बाद सतून अब भी मौजूद हैं। यमनी माहिर आसार कदीमा डॉक्टर यूसुफ अब्दुल्ला ने 20वीं सदी में यमन में मारिब के मकाम पर कुछ खंडरात दरियाफ्त किए थे जिन्हें उन्होंने मलका सबा के दौर से मंसूब किया है। मलका सबा ने तुर्की, फ़ारसी और यूरोपीय फ़न मुसव्वरी और मौसीकी को मुतासिर किया। सन 1959 की हॉलीवुड फिल्म सोलोमन एंड शीबा में भी उनका किरदार पेश किया गया है। वो एक ऐसी मुनफरिद नॉन इसराइली खातून हैं जिनका जिक्र यहूदियत, ईसाईयत की मजहबी किताबों और कुरान में भी है। कुरान में मलका का नाम नहीं बताया गया और कदीम व जदीद अलूम के आलिम अबुल कलाम आज़ाद के मुताबिक कुरान की तरह तौरात में भी उन्हें सिर्फ सबा की मलका कहा गया है और वो जो बिल्कीस यूनानी ज़बान में पलाकीस नाम चला वो तब से है जब तौरात का यूनानी ज़बान में तर्जुमा हुआ। मालिक राम की किताब खुतूत अबुल कलाम आज़ाद के एक ख़त में लिखा है कि जब तौरात का यूनानी ज़ुबान में तर्जुमा हुआ तो मुतरजिम ने मलका सबा के हज़रत सुलेमान के सामने पेश होने और उनसे गुफ्तगू के अंदाज से ख्याल किया कि उनका ये रवैया एक मलका की शयान शान नहीं बल्कि किसी बाजारी औरत का सा था। लिहाजा इसलिए उनके लिए यूनानी लफ्ज़ प्लाकीस इस्तेमाल किया गया जिसके लग़वी मायने फ़ाहिशा औरत के हैं। जब इस यूनानी लफ्ज़ का अरबी में तर्जुमा हुआ तो अरबी मुतरजिम ने ख्याल किया कि ये मलका का नाम था जिससे वो मशहूर हैं। चूँकि हर्फ
पे अरबी में नहीं है, इसलिए उसे बिल्किस बना दिया गया। बस फिर क्या था, अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान में ये नाम बेहद मकबूल हो गया। द अनफॉरगेटेबल क्वींस ऑफ इस्लाम, सक्सेशन, अथॉरिटी, जेंडर की मुसन्निफ शहला हायरी के मुताबिक यहूदी और कुरून वस्ता के मुस्लिम ज़राए ने मलका सबा को बदनाम करने के लिए उनके बुलंद मर्तबा मलका के रुतबे को घटाकर लौंडी यानी एक जिनसी शे एक बिल्किस में तब्दील कर दिया, मगर अवामी सतह पर और मुख्तलिफ सकाफ़तों में वो अब भी नाकाबिले फरामोश मलका सबा के तौर पर जानी जाती हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की मुहक्किक जिलियन स्टिंजकोम कहती हैं कि इस शख्सियत के गिर्द कई नुमाया खामोशियाँ हैं, जिसकी बदौलत मुफस्सिरीन और तशरीह करने वालों को अपनी तख्लीकी सोच को परवान चढ़ाने की गुंजाइश मिल जाती है। कुरान और बाइबल में मलका सबा को ज़हीन, खुद मुख्तार, निडर और बावक़ार शख्सियत के तौर पर पेश किया गया है। पहली सदी ईस्वी के मौरिख फ्लावियस जोसेफस ने मलका सबा के बारे में लिखा है कि वो फ़लसफ़े में गहरी दिलचस्पी रखती थी और इसी वजह से और दीगर उमूर के सबब भी काबिल तहसीन थी। शहला हायरी की रिसर्च है कि मलका की जिन्स उनकी क़यादत और तर्ज़ हुक्मरानी के लिए गैर मुताल्लिक़ा है। कुरान में उनके ईमान को बुनियादी अहमियत हासिल है। अगरचे इब्रानी बाइबल या कुरान में कहीं भी मलका सबा और हज़रत सुलेमान के दरमियान किसी जिनसी ताल्लुक़ का जिक्र नहीं, मगर बाद की कई तख्लीक़ात में उन्हें एक जोड़े के तौर पर देखा गया है। केब्रा नगस्त, जो कि 14वीं सदी की एक इथोपियाई मसीही दास्तान है, मलका सबा को इथोपिया के क़याम से जोड़ती है। उसके मुताबिक कदीम सबा इथोपिया में वाक़ था और मलका सबा और हज़रत सुलेमान का एक बेटा पैदा हुआ। उसने ऐसी शाही नस्ल की बुनियाद रखी जो आखिरी वारिस हेली सलासी की 1975 में वफ़ात तक इथोपिया पर हुक्मरानी करती रही। स्टिंजकोम के मुताबिक ये उस बेचैनी का नतीजा है जो मलका सबा की ताकत के बारे में महसूस की जाती रही, यानी ये कि वो खुद मुख्तार मलका नहीं हो सकती। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान न्यूजीलैंड में होने वाले 5 T20 सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पहले मैच में पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। क्राइस्ट चर्च के हैगले ओवल क्रिकेट ग्राउंड में सीरीज के होने वाले पहले मैच में मेजबान टीम ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 92 रन का इंतहाई आसान हदफ बआसानी एक विकेट के नुकसान पर 11वें ही ओवर में हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की जानिब से टिम साइफर्ट ने 44 रन की इनिंग्स खेली, जबकि फिन एलन 29 और टिम रॉबिन्सन 18 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इस पहले T20 मैच में मेजबान टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। कीवीज टीम के कप्तान का फैसला उनके हक में रहा और पाकिस्तान की टीम फकत 91 रन बनाकर ऑल आउट होकर पवेलियन लौट गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मैच के आगाज से ही मुश्किलात का शिकार रही और मैच के इब्तिदाई 5 ओवर्स में 11 रन पर ग्रीन शर्ट्स के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज 0 पर आउट हुए। इरफान खान 1 रन जबकि शादाब खान 3 रन बनाकर आउट हुए। चैंपियंस ट्रॉफी में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में 3 नए खिलाड़ियों अब्दुल समद, मोहम्मद अली और हसन नवाज ने डेब्यू किया, ताहम इनमें से कोई भी अच्छा परफॉर्म ना कर सके। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 3 खिलाड़ी ऐसे थे कि जो डबल फिगर में स्कोर बनाने में कामयाब हुए। इससे पहले T20 मैच में खुशदिल शाह ने सबसे ज्यादा 30 गेंदों का सामना किया और 3 छक्के लगाकर 32 रन बनाए। खुशदिल के अलावा सलमान अली आगा ने 20 गेंदों का सामना किया और 18 रन, जबकि जहांदाद खान ने 17 गेंदों पर 17 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से जैकब डॉफी ने 4, काइल जेमसन ने 3 और इश सोडी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आज के मैच की अगर बात करें तो पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज नाकाम हुए और फिर जब बारी आई गेंदबाजों की तो वो भी कोई खास कारकर्दगी ना दिखा सके और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने एक आसान हदफ इंतहाई आसानी से हासिल कर लिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस बुरी परफॉर्मेंस का गुस्सा पाकिस्तानी फैंस ने सोशल मीडिया पर निकाला। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जहां इंतहाई मायूस और गुस्से में नजर आए तो वहीं उनमें से अक्सरियत ने टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम को याद किया और टीम मैनेजमेंट को इन्हें टीम से बाहर रखने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। 91 रन करने के हुए थे। देखिए जी भाईजान, ये इंडिया की साजिश है, इंडिया की साजिश है। हमारे प्लेयर्स दी 100 में नहीं बिके। हम वैसे T20 की बड़ी अच्छी टीम है,
और T20 की अच्छी टीम 91 रन पे किस तरह आउट हो गई है, ना मैट हेनरी है, ना मिचेल सेंटनर है, ना उनका कोई बंदा है, और किससे मिल गए हो? छठी बॉल पे हारिस साहब अंडे पे बाहर बैठ के टा टा पा पा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोचे कोचे मारा लाल दुपट्टे मल मिल की खोचे खोचे। सामीन, इसके साथ ही आज के सैरबीन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, मगर इजाज़त लेने से पहले हम अपने सामीन इंडिया से मोहम्मद आज़ाद और अब्दुल समद, अमेरिका से इमदाद उल्ला सोया, सऊदी अरब से यासीन हाजी, पाकिस्तान से निसार अहमद शेख, अब्दुल्ला बाजवा और मोहम्मद अफजल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो अपने कमेंट्स के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। इसके साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.